हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार और आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय का जो पहला यूनिट है, इसमें भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट करके टॉपिक है हमारा, जिसमें हम गांव, कस्बा और नगर के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और, यह थ्योरी क्लास है। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, तो इस क्लास के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे, लेकिन आगे टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम समझे रहेंगे अगर, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में और ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए पहले मैं थ्योरी क्लास आप लोगों के लिए लाया हूँ। ओके, चलते हैं हम आगे। मैं हूँ, बता चुका हूँ, मैं मेरा नाम है डॉक्टर अमल कुमार। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है टॉपिक भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जिसमें दो टॉपिक है, समाज की संरचना और बनावट। ठीक है, तो इसमें भारतीय समाज की संरचना, जो स्ट्रक्चर क्या है, हमारे भारतीय समाज की संरचना क्या क्या चीजें मिलकर हमारे भारतीय समाज को बनाती हैं। ठीक है, यह मैं अपने से एक पीडीएफ नोट्स बना के आप लोगों को बताता हूँ। मैं खुद से यह पीडीएफ नोट्स बनाता हूँ, कई एक दो तीन किताबों को देखते हुए जो जो अच्छे मैटर होते हैं वही सेलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें पहला है संरचना का अर्थ समाज के अलग अलग हिस्सों का व्यवस्थित रूप होता है। ठीक है, जैसे परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, जाति व्यवस्था, जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, जैसे जो जहाँ जन्म ले लिया वो वहीं का कहलाएगा। वर्ग व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था में अमीरी, गरीबी, मध्यम वर्ग, ये सब है। धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है। यह सब मिलकर हमारे भारतीय समाज की एक संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भारतीय समाज की संरचना है। अब बनावट क्या है, हमारे भारतीय समाज की बनावट क्या है, इसका भी हमने यहाँ पे नोट्स बनाया है। बनावट, कंपोजिशन क्या है? बनावट का मतलब है समाज किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे भाषा, धर्म, संस्कृति, ग्रामीण एवं शहरी समाज, कस्बा, अलग अलग रीति रिवाज, त्योहार, खान पान, युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, यह सब मिलकर हमारे भारतीय समाज का की एक बनावट है। ठीक है, तो ये भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट, अगर लिखित क्वेश्चन, जैसे जहाँ लिखित होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों में लिखित एग्जाम होते हैं, कुछ कुछ में ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो जहाँ लिखित होते हैं, अगर ये भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट आ गया, तो आपको इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा हेडिंग बना बना के आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा इनके बारे में, अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तब। और बाकी ऐसे तो आप इसको समझते रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। हालांकि इसके बाद स्पेशली मैं केवल इसी लेसन का, इसी यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको 20 25 30 कराऊंगा। आगे चलते हैं हम। अब क्या है आगे? आगे है हमारा गांव या ग्रामीण समुदाय। ठीक है, गांव या ग्रामीण समुदाय। इसमें क्या है, गांव या ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहां अधिकतर कृषि कार्य में संलिप्त लोग होते हैं, मतलब अधिकतर लोग कृषि ही करते हैं। 80% से ज्यादा लोग गांव में कृषि ही करते हैं, और नहीं जिसके पास खेत नहीं है वह किसी दूसरे के खेतों में करता है, तो भी वह कृषि कार्य में ही संलिप्त हुआ माना जाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण रहता है, लोगों में प्राथमिक संबंधों की अधिकता होती है, और सादा और सरल जीवन व्यतीत होता है। प्राथमिक संबंध आप जानते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक संबंध को फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे। प्राथमिक संबंधी वो लोग होते हैं जो बिल्कुल आपके आसपास होते हैं, आपके माता पिता, आपके पास पड़ोस के लोग, आपके दोस्त यार, जिनसे नहीं कोई मतलब है, फिर भी उनसे बातचीत करना है, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता उनसे बातचीत करने का। ठीक है, और बाकी जब द्वितीयक संबंध होते हैं, उसमें क्या है, विशिष्ट उद्देश्यों पे ही संबंधों का निर्माण किया जाता है। अब चलते हैं हम इसमें अ, जो गांव और ग्रामीण समुदाय है, देखिए गांव भी आ सकता है और ग्रामीण समुदाय भी आ सकता है, तो आप एक तरीके से दिमाग में बनाए रखिएगा, गांव और ग्रामीण समुदाय एक ही होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं, चूंकि विशेषताओं के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बहुत। ठीक है, चार, जैसे चार चार ऑप्शन देता है, जिसमें से 3 गांव की विशेषताएं लिख देगा, एक शहर की विशेषता हो वो पूछ लेगा, या फिर 3 शहर की विशेषताएं पूछ लेगा, एक गांव की उसमें रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है अक्सर करके।
तो पहला है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। गांव में जो है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है, जैसे कृषि करना, पशुपालन, शिकार करना, मछली पकड़ना इत्यादि। ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति से पे निर्भर है ये सारी चीजें। ठीक है, कृषि भी प्रकृति पर निर्भर अधिकतर, पशुपालन, शिकार, मछली पालना, पकड़ना, ये सारी चीजें। फिर है गांव या ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, जिसके आधार पर इनकी जनसंख्या कम होती है। ठीक, गांव में जनसंख्या कम होती है, इसका आकार भी थोड़ा छोटा होता है। आप ही शहरों में देखेंगे तो छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। गांव में खूब बड़ा गांव है लेकिन बहुत कम ही लोग रहते हैं, कम लोग मिलते हैं। उसके बाद है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात यहाँ पर शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, स्वच्छ वातावरण, पशु पक्षी आसानी से आपको दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ज़्यादा रहती है, उपलब्ध है यहाँ पर। उसके बाद है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, जिसमें आसपास ही परिवार और नातेदारी के लोग आसानी से संवाद के लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक है ना, आप जैसे अगर शहरों में जाएंगे तो प्राथमिक संबंधी आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन गांव में आपको आपके आसपास ही आपके सारे रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग मिल जाएंगे। उसके बाद है सादा एवं सरल जीवन होता है। गांव का सादा एवं सरल जीवन होता है। इसके बाद क्या है, धर्म प्रथा और रूढ़ियों का अत्यधिक महत्व होता है। बिल्कुल सही है। गांव में आप देखेंगे धार्मिक कृत्यों को बहुत उत्साह से मनाया जाता है, बहुत सारी रूढ़ियां परंपराओं को का निर्वहन किया जाता है। शहरों में तो लोग भूल जाते हैं या समय अभाव के कारण बहुत सारी परंपराओं को लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन गांव में अभी लोगों के पास इतना समय है कि चीज़ों को कर पाएं, और उत्साह भी होता है गांव में। उसके बाद है लोगों में सामुदायिक भावना। ठीक, अर्थात हम की भावना पाई जाती है गांव में। हम की भावना आप जानते हैं, हम की भावना मतलब होता है एक तरीके से पारस्परिक सहयोग करना गांव में एक दूसरे को। उसके बाद है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, ठीक है ना, भारत में संयुक्त परिवार लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन भारतीय गांव में आज भी संयुक्त परिवार देखने को मिल जाता है, यह बिल्कुल बात सत्य है। तो ये गांव की ही विशेषताएं हैं। तो इतना हमने देखा, ये ग्रामीण और गांव और ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हमने यह देखा। अब हम चलते हैं, एक टॉपिक आता है कस्बा। ठीक है, कस्बा आता है। कभी कभी कस्बा में लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं, छोटे रूप में ही देखेंगे, बाकी अगर बड़े में आएगा तो आप लिखने की कोशिश करिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कस्बा का सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि यह वह क्षेत्र है जहाँ पूर्णतः न तो गांव होता है और न ही शहर होता है, या कह सकते हैं जहाँ गांव खत्म होता है, जहाँ शहर शुरू होता है, उस कुछ क्षेत्र को हम कस्बा कह सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। मतलब कि एक ऐसी आप किसी शहर से निकलेंगे तो एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर शहर लगभग खत्म होके गांव की विशेषताएं चालू हो जाएंगी, और अगर आप गांव से निकलते हैं शहर की तरफ जाते हैं तो शहर देखेंगे गांव जहाँ खत्म हो रहा है उसके कुछ ही दूर से शहर शुरू हो जाएगा। तो उस कुछ जो संक्रमित क्षेत्र है जहाँ दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को सामान्य रूप से कस्बा कहा जाता है। यह समझने के लिए है, बाकी कस्बे छोटे छोटे शहर ही होते हैं एक तरीके से। वहाँ पे सारी सुविधाएं शहरों जैसी होती हैं, थोड़ी थोड़ी कृषि भी होती है वहाँ पर, और मार्केट भी वहाँ पे उपलब्ध होता है, छोटी-छोटी सुविधाएँ, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब व्यवस्थाएँ होती हैं। तो उसी को हम कस्बा कहते हैं। थोड़ा और एक प्रोफ़ेसर हैं प्रोफ़ेसर रेडजल महोदय ने क्या कहा है उसको भी हम देख लेते हैं। कहते हैं प्रोफ़ेसर रेडजल कि कस्बा में व्यापार और उद्योग होता है, मकान का केंद्रीकरण होता है और वहाँ के निवासियों की न्यूनतम जनसंख्या 2000 से अधिक होती है। मतलब कस्बे की जनसंख्या कम से कम 2000 से अधिक होनी चाहिए, और वहाँ पर उद्योग धंधे भी कुछ होते हैं। मकानों का केंद्रीकरण मतलब एक आसपास बहुत सारे मकान बने होते हैं। गांव में आप देखेंगे कहीं कहीं बहुत दूर दूर घर मकान बने रहते हैं, तो और शहर में बिल्कुल सटे रहते हैं, बिल्कुल सटे सटे बहुत सारे मकान बने रहते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़े मकान की विशेषताएं, केंद्रीकरण मतलब एक ही जगह ढेर सारा मकान पाया जाता है कस्बे में भी। उसके बाद कुछ स्थानों पर न्यूनतम जनसंख्या 5000 माना गया है। कस्बा की जनसंख्या न्यूनतम 5000 माना गया है। उसके साथ साथ नगर की सुविधाएं कुछ हद तक होती हैं, कृषि के अतिरिक्त कार्य भी उपलब्ध होते हैं, और लोग
उसमें संलिप्त भी होते हैं। साधारण रूप में इसे ही हम कस्बा कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, ये है कस्बा। अब उसके बाद चलते हैं हम शहर, शहर या नगरीय समुदाय। ठीक है, नगरीय समुदाय या इसको हम शहर भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें है नगर केवल निवास स्थान ही नहीं बल्कि एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। यह जीवन जीने का विशिष्ट ढंग और विशिष्ट संस्कृतियों का सूचक भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर विशिष्ट तरीके से हर चीज कुछ अलग तरीके से मिल जाएगा। एक शहरी जीवन होता है, एक नगरीय जीवन होता है। आप सुने होंगे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में कुछ अलग ही होता है। वहाँ का खान पान से लेकर वहाँ के बोली भाषा, वहाँ की शैली, हर चीज़ वहाँ पे थोड़ी विशिष्ट हो जाती है। कहीं-कहीं बहुत सारी चीज़ें प्रकृति के खिलाफ, जैसे लोग शहरों में ज़्यादा रात तक जगने की प्रवृत्ति है लोगों की, लेट नाइट पार्टी करते रहते हैं लोग। तो ये सब कहीं न कहीं एक विशिष्ट सूचक है संस्कृतियों का। या खराब है या अच्छा है इसकी बात नहीं करना है हमें, बस हमें बताना है कि यह क्या चीज़ है। ठीक? उसके बाद है नगरों में परिवार, पड़ोस और नातेदारी का महत्व बहुत कम होता है, ठीक है ना? जैसे गाँव में बहुत महत्व होता है पास पड़ोस नातेदारी का, लेकिन शहरों में बहुत कम है। साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि नगर वह क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है, ठीक है? मतलब शहरों में जनसंख्या की बहुत ज़्यादा बहुलता है और विविधता भी पाई जाती है। विविधता इन द सेंस ये है कि बहुत सारे जाति धर्म के लोग एक ही जगह आपको मिल जाएँगे। एक बहुत सारे अलग-अलग व्यवसायों के कार्य करने वाले लोग एक ही जगह उपलब्ध हो जाएँगे, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? और शहरों में कृषि जो व्यवसाय है, श्रम विभाजन, विशेषीकरण आदि के तत्व बहुत ये पाए जाते हैं। ठीक है? कम हैं। अब चलते हैं हम नगरीय समुदाय की विशेषताएँ। नगरीय समुदाय की विशेषताओं में क्या है? पहला है जनसंख्या की बहुलता। जनसंख्या की बहुलता मतलब अधिकता। जनसंख्या शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। आप देखेंगे कम ही स्थान पर बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं शहरों में। जनसंख्या की विभिन्नता। जनसंख्या की विभिन्नता से मतलब यह है कि आप गाँव में देखेंगे तो एक गाँव में कम लोग होते हैं और एक ही 2 धर्म के लोग आपको मिल जाएँगे। एक ही 2 प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में क्या है, एक ही बिल्डिंग में कई भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएँगे, कई प्रदेशों से अलग-अलग रहने वाले लोग मिल जाएँगे। तो इसलिए इसको विभिन्नता, जनसंख्या की विभिन्नता हम कह सकते हैं। जैसे कई एक ही बिल्डिंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल सकते हैं। एक ही बिल्डिंग में किराए पे रहने वाले लोग जो हैं, कोई कोई बंगाल का रह सकता है, कोई कर्नाटक का रह सकता है, कोई दक्षिण भारत का कोई किसी भी प्रदेश का रह सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या की विभिन्नता भी होती है। व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। शहरों में तमाम बहुत सारे काम हैं। आप गाँव में देखेंगे, अगर गाँव से तुलना करते हैं तो गाँव में 80% लोग लगभग कृषि में ही कार्यों में लुगे लगे हुए हैं। लेकिन आप शहरों में आते हैं तो बहुत छोटे-छोटे व्यवसाय हैं, इतने व्यवसाय हैं जिसका नाम ले पाना भी संभव यहाँ पर नहीं है, इतने सारे व्यवसाय हैं। तो हर चीज़ में लोग लगे हुए हैं और तमाम अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय आपको शहरों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। शहरों में ही श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है। जैसे गाँव में अगर तुलना करें तो गाँव में क्या है, एक ही टाइप का काम है और सब लोग लगभग वह काम कर लेता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में हर प्रकार के काम है और सारे लोग सारा काम नहीं कर पाते हैं और हर व्यक्ति वहाँ पर एक ही काम को करते-करते उसमें विशेष हो जाता है, स्पेशलाइज़्ड हो जाता है, विशेषीकरण इसी को कहते हैं। ठीक है? शहरों में थोड़ी बनावटीपन भी पाई जाती है और एक महत्वपूर्ण नगरीय समुदाय की विशेषताएँ हैं गतिशीलता। गतिशीलता मतलब क्या है? मूव करना, मूवमेंट होना। शहरों में लोग स्थिर होते हैं, एक ही कार्य करते हैं, सदियों तक करते रहते हैं। जैसे पिता ने भी खेती किया, बेटे ने भी खेती किया, जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन शहरों में क्या है, बहुत जल्दी गति हो जाती है, परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है? उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।
शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र से तात्पर्य यह है कि आप देखेंगे शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था है, उपलब्ध है। शिक्षा है और सांस्कृतिक केंद्र से मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ों को भी बनाया जाता है जो हमारी संस्कृतियों को आगे तेज़ी से बढ़ाएँ, शिक्षा के माध्यम से, समाज को जागरूक करने के माध्यम से, लेकिन गाँव में थोड़े ये कम होते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की अधिक सुविधाएँ, ठीक है? शहरों में और गाँव की तुलना में आप देखेंगे तो मनोरंजन की सुविधाएँ ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में होती हैं। ठीक, बड़े-बड़े सिनेमा हॉल हैं, स्विमिंग पूल है, उसके बाद घूमने-टहलने के लिए बहुत सारे बड़े-बड़े स्टेडियम बने रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आसानी से उपलब्ध हैं, गेमिंग ज़ोन, तमाम ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो कि शहरों में ही पाई जाती हैं। और स्वास्थ्य मतलब मेडिकल से सुविधाएँ, हॉस्पिटल वगैरह आप जानते ही हैं, गाँव में बहुत कम है और शहरों में बहुत ज़्यादा है। और लास्ट है हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन। शहरों में बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रति कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब मिलाकर आज हम लोगों ने ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हम लोगों ने बीए सेकंड सेमेस्टर के 3 टॉपिक को हमने शहर, गाँव और कस्बा का अध्ययन किया और उसके बाद इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपने इसको अगर अच्छे से समझ लिया, तो आपको कुछ हद तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है? और यह कैसा लगा यह टॉपिक आप ज़रूर बताइएगा, कुछ कमी होगी तो भी उसको बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताइएगा, लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।